नमस्ते। स्वास्थ्य प्रहरी की स्रोत सामग्री के इस वैज्ञानिक विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। देखिए, अक्सर इस बारे में बहुत चर्चा होती है कि गर्भावस्था में क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, लेकिन आज हम अपना ध्यान एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाएंगे। हम इस बात पर फोकस करेंगे कि शरीर उस भोजन को असल में पचाता कैसे है। सोचिए, जब एक नई जान को आकार दिया जा रहा होता है तो शरीर का मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय पूरी तरह से बदल रहा होता है, रिस्ट्रक्चर हो रहा होता है। तो चलिए इस जटिल जैविक प्रक्रिया और इसमें जीवित भोजन की जादुई भूमिका को जरा गहराई से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज के इस सफर का एक छोटा सा रोड मैप देख लेते हैं। हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। पहला, गर्भावस्था में पाचन की चुनौती। दूसरा, एंजाइम्स, जिन्हें हम शरीर के बायोलॉजिकल लेबर कह सकते हैं। तीसरा, माइक्रोग्रीन्स के पीछे के वैज्ञानिक प्रमाण। और अंत में संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए इसके फायदे। अब सीधे सबसे बड़े और मुख्य सवाल पर आते हैं। आखिर गर्भावस्था में पाचन धीमा क्यों हो जाता है? सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी बातचीत का नजरिया ही बदल देता है। आमतौर पर हमारा सारा ध्यान इस बात पर होता है कि क्या खाएं, लेकिन ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे पचाएं। जरा सोचिए, भोजन चाहे कितना भी पौष्टिक क्यों ना हो, अगर उसका पाचन ही सही से नहीं हो रहा है तो उसका पूरा फायदा शरीर को कैसे मिलेगा? और इसके पीछे कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि एक बहुत ही ठोस वैज्ञानिक और हार्मोनल कारण छिपा है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, गर्भावस्था में पाचन की चुनौती। तो असल में होता क्या है? गर्भावस्था के दौरान शरीर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्तर बहुत तेजी से शूट अप कर जाता है, यानी एकदम से बढ़ जाता है। इसी हार्मोन के प्रभाव के कारण हमारा पाचन तंत्र शारीरिक रूप से थोड़ा सुस्त पड़ जाता है, धीमा हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, जब पाचन धीमा होगा तो भोजन पेट में ज्यादा समय तक रहेगा। नतीजा वही आम समस्याएं पैदा होती हैं जिनके बारे में अक्सर सुनने को मिलता है: एसिडिटी, पेट फूलना यानी ब्लोटिंग और कब्ज। तो देखिए, ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट हार्मोनल बदलाव का सीधा सीधा परिणाम है। इसलिए यहाँ केवल अपनी डाइट बदल लेना ही काफी नहीं है, बल्कि इस धीमी हो चुकी पाचन प्रक्रिया को एक सपोर्ट देने की जरूरत होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, एंजाइम्स, शरीर के बायोलॉजिकल लेबर। तो इस समस्या का समाधान क्या है? जवाब है एक्सोजीनस एंजाइम्स। हमारी स्रोत सामग्री में इसके लिए बायोलॉजिकल लेबर या जैविक मजदूर जैसे एक बहुत ही शानदार शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो एंजाइम्स ऐसे प्रोटीन अणु होते हैं जो शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने का काम करते हैं। जब कच्चे जीवित भोजन या माइक्रोग्रीन्स का सेवन किया जाता है तो शरीर को बाहर से ये एक्सोजीनस एंजाइम्स मिलते हैं। मजे की बात यह है कि ये एंजाइम्स भोजन को पेट में ही तोड़ना शुरू कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि शरीर के अपने अंगों पर, खासकर अग्न्याशय यानी पैनक्रियास पर, काम का जो भारी बोझ होता है वो काफी कम हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके पाचन तंत्र को बाहर से कुछ अतिरिक्त मजदूर मिल गए हों जो उसका काम आसान कर रहे हों। अब यहाँ एक ऐसा आंकड़ा है जो सच में चौंकाने वाला है: 4 से 40 गुना। जी हाँ, माइक्रोग्रीन्स असल में पौधों की वो शुरुआती अवस्था होती हैं जब वे बस अंकुरित ही हो रहे होते हैं। और पता है, इस अवस्था में उनमें पोषक तत्वों और एंजाइम्स की मात्रा अपने बिल्कुल चरम पर होती है। शोध बताते हैं कि पूरी तरह से विकसित बड़े पौधे की तुलना में इन छोटे छोटे माइक्रोग्रीन्स में 4 से 40 गुना अधिक पोषक तत्व हो सकते हैं। तो अब कह सकते हैं कि ये सक्रिय एंजाइम्स का एक जीता जागता विशाल पावर हाउस है। अब आते हैं भाग 3 पर, माइक्रोग्रीन्स के वैज्ञानिक प्रमाण। चलिए इस टेबल को थोड़ा करीब से देखते हैं। इसमें माइक्रोग्रीन्स के 3 मुख्य घटक और उनके काम बताए गए हैं। पहला है डायस्टेज और प्रोटीज। ये क्या करते हैं? ये जटिल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को छोटे और सरल अणुओं में तोड़ देते हैं, जिससे गर्भ में पल रहे शिशु के विकास के लिए जरूरी अमीनो एसिड्स आसानी से मिल जाते हैं। दूसरा है सेल्यूलोज। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा मानव शरीर खुद सेल्यूलोज एंजाइम नहीं बना सकता। इसे माइक्रोग्रीन्स के जरिए लेना फाइबर को पचाने और कब्ज से प्राकृतिक रूप से राहत पाने के लिए बेहद जरूरी है। और तीसरा घटक है सक्रिय क्लोरोफिल, जिसे अक्सर हरा रक्त भी कहा जाता है। ये पाचन तंत्र की सफाई करता है और हमारे खून में ऑक्सीजन के स्तर को काफी बेहतर बनाता है। और देखिए, ये सब कोई आजकल का नया वेलनेस ट्रेंड नहीं है। इसकी जड़ें विज्ञान में बहुत गहरी है। जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फूड केमिस्ट्री का ये कोट देखिए:
माइक्रोग्रीन्स में उच्च मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड, कैरोटीनॉइड्स और सक्रिय एंजाइम्स होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और सीधे भ्रूण के स्वस्थ विकास में मदद करते हैं। गर्भावस्था में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होने का सीधा सा मतलब है भ्रूण का एक स्वस्थ और सुरक्षित विकास होना। ये कोट इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि जीवित भोजन की ये पूरी अवधारणा पूरी तरह से साइंटिफिक है। तो अब हम पहुंच गए हैं हमारे आखिरी हिस्से यानी भाग 4 पर, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए इसके फायदे। ये सारी जैविक प्रक्रियाएं आपस में एक चेन की तरह जुड़कर संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ देती हैं। पहला फायदा, पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण। जब एंजाइम्स भोजन को अच्छी तरह से तोड़ देते हैं तो विटामिन्स और मिनरल्स सीधे रक्त प्रवाह में यानी हमारे खून में पहुंचते हैं। दूसरा, ऊर्जा के स्तर में वृद्धि। अब चूंकि शरीर को खाना पचाने में कम मेहनत करनी पड़ रही है तो जाहिर सी बात है थकान भी कम होगी और एनर्जी बनी रहेगी। और तीसरा, गट हेल्थ यानी आंतों के स्वास्थ्य में सुधार। ये जीवित खाद्य पदार्थ माइक्रोबायोम के लिए प्रीबायोटिक का काम करते हैं जिससे हमारी आंतें स्वस्थ रहती हैं। अगर इसे एक लाइन में कहूँ तो ये कुशल बायोलॉजिकल लेबर माँ के लिए ऊर्जा और शिशु के लिए सबसे बेहतरीन पोषण में बदल जाता है। अगर हम सामान्य डाइट ट्रेंड्स और साइंटिफिक चॉइस की तुलना करें तो फर्क साफ दिखता है। सामान्य डाइट ट्रेंड सिर्फ इस बात पर अटका रहता है कि शरीर में कितना पोषण जा रहा है, लेकिन वो पाचन क्षमता को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। इसके उलट एक वैज्ञानिक विकल्प मेटाबॉलिज्म की कार्यक्षमता को सुधारने के लिए सक्रिय जीवित एंजाइम्स को अपनी डाइट में शामिल करता है। तो ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि जीवित भोजन का चुनाव करना भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला नहीं, बल्कि एक तार्किक और वैज्ञानिक निर्णय है। हमारी स्रोत सामग्री से ली गई इस बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। प्रकृति ने हर बीज के भीतर उसे विकसित करने के लिए आवश्यक एंजाइम्स दिए हैं। एक छोटे से बीज में जीवन को पोषित करने की ये पूरी व्यवस्था सचमुच अद्भुत है ना? तो अंत में सोचने वाली बात यह है, जब प्रकृति ने पाचन और पोषण का इतना सटीक और आत्मनिर्भर सिस्टम पहले से ही डिजाइन किया हुआ है, तो क्या हमें सिर्फ कृत्रिम सप्लीमेंट्स पर निर्भर रहने के बजाय अपने आहार में इस जीवित विज्ञान को वापस शामिल नहीं करना चाहिए? इस बारे में जरूर सोचिएगा।